हेलो स्टूडेंट, देवांगन जी के में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जो है गणित की क्लास के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी क्लास शुरुआत किए हैं। छत्तीसगढ़ में मैंने शुरुआत किया है लोक कला और संस्कृति। लोक कला और संस्कृति के अंतर्गत हमने देखा सबसे पहले हिंदी महीने के कैलेंडर को, जो चैत्र महीने से शुरुआत होकर फाल्गुन तक समाप्त होता है, और उसके अंतर्गत जो भी त्यौहार है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत किया सावन माह में जो त्यौहार शुरुआत होता है उसको। इसलिए वैसा मैंने किया क्योंकि जनरली तौर पे छत्तीसगढ़ में जो भी त्यौहार शुरुआत होता है वो सावन महीने से ही शुरुआत होता है। छत्तीसगढ़ का जो पहला त्यौहार है, इसलिए मैंने सावन माह के त्यौहार को पहले क्या किया, पहले पढ़ाना शुरुआत किया। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे हैं सावन माह में 3 त्यौहार पढ़े हैं। मैंने 3 त्यौहार आपको बताया। पहला त्यौहार होता है हरेली अमावस्या, जिसको हरेली पर्व के नाम से जाना जाता है। उसको भी हमने विशेष रूप से डिटेल देखा। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा त्यौहार हमने पढ़ा बस्तर अंचल में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, अम्मूस तिहार। ठीक है, उसको भी हमने डिटेल पढ़ा। ठीक, अब सावन माह की अमावस्या को ही तीसरा त्यौहार आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो है बस्तर में जो दशहरा का जो पर्व मनाया जाता है, तो सावन माह की अमावस्या से ही शुरुआत होता है। उसको हम क्या कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब तीसरा जो त्यौहार हम पढ़ेंगे बस्तर के दशहरा को हम आज की क्लास में क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी त्यौहार शुरू होते हैं सावन माह के महीने में, वो सभी अमावस्या को ही शुरू होता है। हरेली पर्व भी अमावस्या को शुरू होता है, और आपका अम्मूस तिहार भी अमावस्या को ही शुरू होता है सावन महीने का। और बस्तर की जो दशहरे की जो शुरुआत होती है, क्योंकि बस्तर का दशहरा हम जनरली तौर पे जानते हैं कि 75 दिन तक का रहता है, तो बस्तर के दशहरे की जो शुरुआत होती है, प्रारंभ जो होती है, वो हरेली अमावस्या के दिन ही होती है। मतलब सावन माह के अमावस्या के ही दिन ही होती है। तो आज की क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है व्यापम में हमेशा लगातार क्वेश्चन उठा के पूछते रहता है। दूसरी बात, इसमें पीएससी में भी, इसका प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते रहता है, और साथ ही साथ मेंस में बस्तर के दशहरा से तो पूरा डिटेल में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव के रूप में इसमें पूछता है। तो आज की क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बस्तर की दशहरा मैं सोचता हूँ कि लगभग 1, 2 या 3 वीडियो में ही कंप्लीट होगा, क्योंकि एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं होने वाला। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में कंप्लीट कराने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। तो ये जो है बिल्कुल मुख्य रूप से अगर हम देखें तो बस्तर की दशहरा जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी रहती है, और इसको एकदम ऐसे हम डिटेल में देखेंगे। तो बस्तर की जो देखिए, जनरली तौर पे होता क्या है, हमारे मध्य क्षेत्र में या और भारत के अन्य हिस्सों में जो दशहरा पर्व मनाया जाता है, ठीक है, तो उस दशहरे पर्व में होता क्या है, कुवार माह में नवरात्रि कंप्लीट होता है। जैसे ही दशमी होता है तो दशमी के दिन उसको, या फिर हम बोलते हैं रावण का दहन किया जाता है, उसके पुतले का। ठीक है, और उसी दिन हम विजयदशमी के रूप में क्या करते हैं, पर्व मनाते हैं, और जिसको हम दशहरा पर्व के नाम से जानते हैं। परंतु बस्तर में ऐसा नहीं होता। बस्तर का दशहरा और जो पर्व है, और ये जो हम जो दशहरा मनाते हैं मतलब छत्तीसगढ़ के मध्य अंचल में या उत्तरी क्षेत्र में या भारत के अन्य हिस्सों में, उसका संबंध इस बस्तर के दशहरे से नहीं है। क्योंकि ये जो बस्तर का जो दशहरा है प्राचीन काल से, मतलब ये जो परंपरा है वो चली आ रही है। दरअसल बस्तर के दशहरा की जो शुरुआत हुई थी, वहाँ का जो काकतीय वंश का जो राजा था पुरुषोत्तम देव, ठीक है, काकतीय वंश के राजा ने पुरुषोत्तम देव के कार्यकाल के दौरान ही ये जो है बस्तर की दशहरा की शुरुआत मानी जाती है। हुआ क्या था, काकतीय वंश का जो राजा था पुरुषोत्तम देव, उसने जगन्नाथपुरी की यात्रा की थी। जगन्नाथपुरी की यात्रा करने के दौरान उन्होंने जब जगन्नाथपुरी का मंदिर का दर्शन किया लौटते हुए, तो उसको देखते हुए वहाँ का जो पुरी का जो शासक था वो प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद वहाँ के राजा को रथ जो है उपहार स्वरूप उनको प्रदान किए। ठीक है, और उपहार स्वरूप प्रदान करने के बाद जब वो वापस आए छत्तीसगढ़ में या बस्तर अंचल में, जब अपने राज्य के मतलब अपने रियासत में वापस आए वहाँ से यात्रा करके, तो अधिक मात्रा में उनके स्वागत के लिए क्या किया गया, रथ को सजाकर और रथ यात्रा के रूप में क्या किया गया, निकाला गया, जिसको हम गोंचा पर्व के रूप में हम पढ़ेंगे, और विस्तृत उसको गोंचा पर्व ही कहा जाता है। उसके बाद फिर राजा के मन में ख्याल आया, क्यों ना दशहरा के पर्व में हम क्या करें, रथ यात्रा की शुरुआत करें। तो वहीं से ये जो है परंपरा जो है क्या हो रही है, बस्तर अंचल में या बस्तर रियासत में जो है उन्हीं के कार्यकाल के दौरान से ही ये जो बस्तर का जो दशहरा पर्व है शुरुआत मानी जाती है। चूंकि
काकतीय वंश का और बस्तर रियासत का जो कुल देवी थी कौन थी? जगदलपुर में निवास करने वाली दंतेश्वरी देवी। और ये जो है सिर्फ काकतीय वंश के राजा के ही नहीं, साथ साथ बस्तर अंचल के भी कुल देवी मानी जाती थी। ठीक है, तो ये जो है बस्तर खास करके ये दंतेश्वरी देवी को समर्पित है और अपने जो भी वहां की जो श्रद्धा भक्ति भाव से वहां पर इस पर्व को क्या किया जाता है, पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। मतलब बस्तर का जो दशहरा है वो दंतेश्वरी देवी को समर्पित है। ठीक है, बाकी जगहों में क्या होता है, राम जो है रावण का वध करते हैं तो उसी के उपलक्ष्य में रावण का पुतला दहन होता है और उस रूप से त्यौहार को मनाया जाता है विजयादशमी के रूप में। परंतु यहां पर जो है उससे थोड़ा सा अलग है, और थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा अलग है। ठीक है, और ये जो पर्व है वो दंतेश्वरी देवी को समर्पित है। तो हम जो है जो शुरुआत होता क्या है, देखिए हम जो है पढ़ने क्या जाएंगे, जो हरेली अमावस्या या फिर सावन अमावस्या में जो शुरुआत होता है बस्तर का जो दशहरा है, उसको हम क्या करेंगे, शुरू से स्टार्ट से या प्रारंभ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर, मैं थोड़ा सा जो बताया आपको उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। जैसे सबसे पहले यहां पर होता क्या है, बस्तर के दशहरे की जो शुरुआत होती है वो सावन माह की अमावस्या से आश्विन शुक्ल पक्ष के 13वें दिन तक चलती है। ठीक है, आश्विन शुक्ल पक्ष मतलब होता है क्वार। ठीक, बस्तर के दशहरे की जो शुरुआत होती है सावन माह के अमावस्या से। हमने सावन माह की अमावस्या में 2 त्योहार देखे। कौन कौन सा 2 त्योहार देखे हम लोग, मतलब टोटल 3 त्योहार पढ़े, परंतु उससे पहले 2 त्योहार कौन कौन सा देखे, हरेली पर्व पढ़े। हरेली पर्व के बाद क्या पढ़े अपन लोग, अम्बुस त्योहार पढ़े। ठीक, और ये जो क्या बोलते हैं तीसरा जो त्योहार है सावन माह की अमावस्या को जो मनाया जाता है, वो जो त्योहार का नाम है बस्तर के दशहरे की शुरुआत। मतलब जो बस्तर की दशहरा जो शुरुआत होती है इसी दिन से ही होती है। तो ये बस्तर के जो दशहरा है सावन माह की अमावस्या से आश्विन शुक्ल पक्ष के 13वें दिन तक क्या होती है, ये रहती है। मतलब कुल मिला के 75 दिन तक का ये जो है कार्यक्रम वहां का रहता है, या ये जो पर्व है मनाया जाता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा समझते हैं जो मैंने आपको बताया बस्तर का दशहरा के बारे में हम क्या जानते हैं। तो देखिए बस्तर का जो दशहरा है काकतीय वंशीय राज परिवार या की जो इष्ट देवी है या बस्तर रियासत की जो आराध्य देवी है दंतेश्वरी के प्रति श्रद्धा भक्ति की सामूहिक क्या है, ये पर्व है। ठीक है, याद रखिएगा बस्तर का जो दशहरा है वो बस्तर का जो काकतीय वंशी राज परिवार की जो इष्ट देवी है और बस्तर रियासत की जो आराध्य देवी है कौन, दंतेश्वरी, उसके प्रति श्रद्धा भक्ति की सामूहिक क्या है, ये पर्व है। उसके बाद फिर देखिए आगे बस्तर दशहरे के वर्तमान स्वरूप का जो शुभारंभ है यहां का काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव के शासनकाल के दौरान हुआ। इसको मैंने पहले आपको बताया। उनका जो कार्यकाल कितने दिन तक का था, तो 1408 से 1439 ईस्वी तक था। ठीक है, उसी कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्या किया था, मतलब यहां पर हम ये एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, दरअसल पुरुषोत्तम देव का जो शासनकाल है, उन्होंने जब अपने राज सिंहासन पर जब बैठे तो उनका जो कार्यकाल था 1408 से 1439 के मध्य में था। ठीक, तो उसी कार्यकाल के दौरान ही उन्होंने क्या किया था, अपना बस्तर का जो दशहरा पर्व की शुरुआत किया था। और उसी कार्यकाल के दौरान ही क्या किए थे, वो जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गए थे। तो आगे पढ़ते हैं, पुरुषोत्तम देव जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गए तो वहां से राजा ने, जो वहां के जो राजा थे, उन्होंने रथपति की क्या की, उनको उपाधि दी। और रथपति की उपाधि देने के साथ साथ ही उनको एक रथ दिया और सम्मान पूर्वक क्या किया, उनको विदा किया। इसलिए यहां पर ऐसा माना जाता है कि तीर्थ यात्रा की वापसी के दौरान पुरुषोत्तम देव रथ यात्रा पर्व के अतिरिक्त दशहरा पर्व में भी रथों का प्रयोग प्रारंभ किए, जो ऐतिहासिक परंपरा का प्रतीक बन गया। मतलब जैसे ही उन्होंने रथपति की उपाधि दी, रथ से उनको क्या किया, विदाई किया रथ को में बैठाकर, तो जब बस्तर अंचल में जब पहुंचे पुरुषोत्तम देव तो उनके स्वागत के लिए रथ में उनकी क्या किया गया, स्वागत किया गया। और साथ ही साथ राजा के मन में भी आया कि क्यों ना हम दशहरे पर्व में रथ की यात्रा की क्या करें, पर्व को पूरे धूमधाम से मनाएं। ठीक है, तो यहीं से क्या होता है, ये जो है बस्तर की जो रथ यात्रा की जो पर्व है वो क्या होता गया, आगे बढ़ते गया और बस्तर में रथ यात्रा की जो शुरुआत यहीं से मानी जाती है। ठीक है, बस्तर दशहरा की जो कुल अवधि रहती है कितने दिन की होती है, 75 दिन की। यह व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में क्या होता है, ये पूछते रहता है। ठीक, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। दरअसल बस्तर की दशहरा जो होती है वो बस्तर के दशहरा में बहुत सारे विधान हैं। ठीक है, लगभग 15-16 विधान से कहीं जाके वो कंप्लीट होता है। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे बस्तर के दशहरे में पहला विधान का नाम है पाठ यात्रा पूजा विधान। ये पाठ यात्रा पूजा विधान होता क्या है, ये पाठ यात्रा पूजा विधान में होता क्या है,
तो देखिए आगे पढ़ते हैं हम इसमें। यह पूजा विधान जो होता है सावन माह की अमावस्या मतलब हरेली जिस दिन हम मनाते हैं उसी दिन से ही क्या होता है, ये प्रारंभ होता है। बस्तर दशहरे की शुरुआत जो है पाठ यात्रा पूजा विधान से शुरू होती है। पहली बात कब शुरू होती है, तो हरेली अमावस्या को या फिर सावन माह की अमावस्या को। ठीक है, प्रतिवर्ष रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण किया जाता है। ठीक, और हरियाली अमावस्या के दिन नवीन रथ बनाने के लिए ठुरलू खोटला लकड़ी व सरगी लकड़ी का बड़ा बड़ा टुकड़ा लाया जाता है। होता क्या है, इस दिन जो है ठुरलू खोटला नाम की लकड़ी को जंगल से लाते हैं, ठुरलू खोटला नाम की बड़े बड़े लट्ठे को, और उस दिन क्या करते हैं, लाकर जो जगदलपुर के जो मंदिर है दंतेश्वरी देवी के, उसके प्रांगण में उस लकड़ी को रख कर पूजा करते हैं। पूजा मतलब विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, उसी को ही कहा जाता है पाठ यात्रा पूजा। ठीक है, और वो लकड़ी का नाम क्या है, ठुरलू खोटला लकड़ी, और साथ ही साथ सरगी की लकड़ी। सरगी का मतलब साल वृक्ष की लकड़ी से है। ठीक है, याद रखिए। तो यही चीजें लिखा है यहां पर। विधि विधान के अनुसार ठुरलू खोटला के टुकड़े व रथ निर्माण में उपयोग आने वाले सभी औजारों को मंदिर प्रांगण में रखकर दंतेश्वरी देवी के चरणों के सामने पूजा अर्चना की जाती है। मतलब ये कह सकते हैं कि क्या बोलना चाहिए, पाठ यात्रा पूजा विधान में होता क्या है, ठुरलू कोटला नाम की जो लकड़ी रहती है, मतलब उसके बहुत बड़े मोटे मोटे लट्ठे रहते हैं, और साथ ही साथ सरगी की जो लट्ठे रहते हैं उसको दंतेश्वरी देवी के मंदिर के सामने, और साथ ही साथ रथ को बनाने के लिए जो भी औजार का प्रयोग करते हैं उस औजार को उसके सामने क्या करते हैं, रखते हैं, और उसके पूजा अर्चना करते हैं दंतेश्वरी देवी का, और उसकी भी क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। उसी को ही कहा जाता है पाठ यात्रा पूजा विधान। आगे हम देखते हैं, इस विधि विधान को पाठ यात्रा कहा जाता है, और इस दिन मछली व बकरे की क्या की जाती है, बलि दी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो पहला रस्म होता है पाठ यात्रा पूजा विधान। तो बस्तर दशहरे की शुरुआत जो है कहां से होती है, पाठ यात्रा पूजा विधान से। तो इसमें पेपर में आने के लिए लायक क्वेश्चन क्या है कि पाठ यात्रा जब पूजा विधान होता है तो सबसे पहले कौन सी लकड़ी का पूजा किया जाता है रथ निर्माण करने के पहले, तो उसमें आपको याद रखना पड़ेगा ठुरलू खोटला नामक लकड़ी का और सरगी की लकड़ी का, उसका पूजा किया जाता है। और जो भी औजार मतलब उस रथ को बनाने के लिए औजार का उपयोग किया जाएगा, उस औजार को भी रख के क्या किया जाता है, लकड़ी के साथ हल्दी कुमकुम चंदन का लेप लगाकर उसकी पूजा अर्चना मंदिर के सामने प्रांगण में करते हैं, और साथ ही साथ दंतेश्वरी देवी की भी पूजा अर्चना करते हैं। और ये पूरा विधान जो है कहलाता है पाठ यात्रा पूजा विधान। ठीक है, उसके बाद फिर शुरू होता है दूसरी रस्म। तो दूसरी रस्म का नाम क्या है, डेरी गड़ाई पूजा विधान। दरअसल डेरी गड़ाई पूजा विधान होता क्या है, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे डेरी गड़ाई पूजा विधान में होता क्या है उसको मैं आपको समझाने से पहले आपको मैं छोटी बात ये बता दूं कि जैसे मान लीजिए हम घर में किसी का विवाह संपन्न करना हो, तो विवाह संपन्न करने के लिए क्या होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, मंडप का आच्छादन करते हैं। ठीक है, ताकि विवाह जो है क्या हो सके, शुभ हो सके, और कोई भी तरीके से उसमें विवाह में बाधाएं ना आए, मतलब निर्विघ्न संपन्न हो सके। ठीक है, तो वैसी टाइप का यहां पर भी वही परंपरा क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। तो उसका नाम दिया गया है डेरी गड़ाई पूजा विधान। दरअसल होता क्या है, तो देखिए पाठ यात्रा के बाद डेरी गड़ाई रस्म पूरी होती है। दूसरे नंबर पे पहला नंबर पे क्या होगा, पाठ यात्रा पूजा विधान। पाठ यात्रा पूजा विधान में क्या होता है, ठुरलू खोटला लकड़ी की पूजा की जाती है, और साथ ही साथ उस लकड़ी मतलब उस रथ को बनाने के लिए जिस औजार का प्रयोग करेंगे उसकी भी पूजा होती है दंतेश्वरी देवी मंदिर के प्रांगण में। ठीक, तो उसी को कहा जाता है पूरे पूजा विधान को पाठ यात्रा पूजा विधान। दूसरे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं क्या, डेरी गड़ाई पूजा विधान। तो डेरी गड़ाई पूजा विधान में होता क्या है, पाठ यात्रा के बाद डेरी गड़ाई की रस्म होती है। ठीक है, अब ये जो रस्म है होता क्या है, यह सरगी या साल वृक्ष की डेरी स्तंभानुसार लकड़ी का लगभग 9 से 10 फीट का ऊंचा लट्ठा होता है, जिसे सिरहा सार में स्थापित किया जाता है। अब यहां पर एक शब्द है सिरहा सार। ठीक है, सिरहा सार होता क्या है, सिरहा सार जो है, सिरहा का मतलब होता है जो पूजा करते हैं, जो मंदिर में जो पूजा अर्चना करते हैं उसको बोलते हैं सिरहा। ठीक है, और सार का मतलब है जहां पर जो मंदिर में पूजा करने वाले जो निवास करते हैं उसको कहते हैं सिरहा सार। तो मतलब ऐसे भवन जहां पर मंदिर की जो पूजा अर्चना करते हैं और जहां पर वो निवास करते हैं या जहां पर वो रहते हैं उसको कहा जाता है सिरहा सार। तो उसी सिरहा सार भवन में क्या किया जाता है, सरगी की लकड़ी को जो लगभग 9 से 10 फीट ऊंची रहती है उसको क्या किया जाता है, उस भवन में लगभग 15 से 20 फीट की दूरी पर गड़ाया जाता है। जैसे हम विवाह करते हैं घर में तो क्या किया जाता है, मंडप का आच्छादन किया जाता है।
ठीक, ताकि निर्विघ्न रूप से क्या हो सके, विवाह हो सके। उसी को ही ध्यान में रखते हुए यहां पर भी वही परंपरा अपनाई जाती है। यहां पर क्या किया जाता है, सरगी या साल वृक्ष की डेरी को, डेरी का मतलब एक प्रकार का क्या कह सकते हैं हम, डेरी का मतलब होता है एक प्रकार का लट्ठा, या उसको क्या बोलना चाहिए, लकड़ी। ठीक है, तो लकड़ी का लगभग 9 से 10 फीट का ऊंचा लट्ठा होता है, जिसको सिरहासार में क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। मतलब सिरहासार नाम का जो भवन है, जहां पर पुजारी जो पूजा करते हैं, जहां निवास करते हैं, उसी को कहा जाता है सिरहासार। वहां पर क्या किया जाता है, उसको गड़ाया जाता है। ठीक है, इसमें 15 से 20 फीट की दूरियों पर 2 गड्ढे खोदे जाते हैं और उन गड्ढों में स्थानीय पुजारियों के द्वारा जंगल से लाए गए स्तंभों में हल्दी, कुमकुम, चंदन का लेप लगाकर उसको क्या किया जाता है, दोनों तरफ से सफेद कपड़े से बांध दिया जाता है, उस क्या बोलते हैं, डेरी को, जिसको गड़ाया रहते हैं उसको। ठीक है, और बांधने के बाद क्या किया जाता है, उसकी पूजा विधान को संपन्न किया जाता है। हल्दी कुमकुम का लेप लगाया जाता है, उसमें उसकी भी पूजा अर्चना होती है। जैसे हम मंडप आच्छादन करते हैं तो चारों तरफ से क्या किया जाता है, सजावट के लिए कपड़े बांध दिया जाता है, या जो भी मतलब जिसमें सुंदर दिखे जो मंडप है। ठीक है, तो वैसी टाइप के यहाँ पर 2 सफ़ेद कपड़े से क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। बांधने के बाद उसमें कुमकुम, चंदन, ठीक है, फूल, उसका लेप लगाकर या उसमें डालकर क्या किया जाता है, उसकी पूजा विधान संपन्न की जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, इन गड्ढों में डेरी स्थापित करने के पहले जो भी गड्ढा खुदाया रहता है, डेरी को मतलब डेरी को स्थापित करने से पहले उसमें क्या किया जाता है, मोंगरी मछली व अंडा, मोंगरी मछली, अंडा व फूल लाई डालकर उस डेरी को क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। मतलब डेरी को गड़ाने से पहले क्या किया जाएगा, पहले तो गड्ढा खोदा जाएगा, गड्ढा खोदने के बाद उसमें मोंगरी नाम की जो मछली है, अंडा है और जो फूल लाई है, उसको क्या किया जाता है, उसमें डाला जाता है। उसके बाद फिर डेरी की क्या किया जाता है, स्थापना किया जाता है। तो ये कहाँ होता है, सिरहासार भवन में। सिरहासार भवन किसको बोलेंगे, जहां पर पूजा अर्चना करने वाले जो व्यक्ति रहते हैं और जहां वो निवास करते हैं, उसी को बोला जाता है सिरहासार भवन। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे तो क्या पता चलता है, इस रस्म को भादो शुक्ल पक्ष 12 अथवा 13 को पूर्ण किया जाता है। देखिए, पाठ यात्रा पूजा विधान कब हुआ, सावन माह की अमावस्या को। और ये जो दूसरा रस्म है डेरी गड़ाई पूजा विधान का, वो जो है कब हो रहा है, तो भादो शुक्ल पक्ष के 12 अथवा 13 को, जिस दिन उन लोग उचित समझे। ठीक है, उस दिन क्या किया जाता है, पूर्ण किया जाता है। मतलब लगभग 42 या 43 दिन बाद एक रस्म किया जाता है। ठीक है, डेरी गड़ाई के साथ ही जंगलों से रथ के लिए लकड़ी लाना व निर्धारित गांव से रथ निर्माण हेतु कारीगरों का आना प्रारंभ होता है। ठीक है, मतलब जैसे ही डेरी गड़ाई हो जाती है तो वहां से जो भी रथ को बनाने वाले व्यक्ति होते होंगे जंगलों में जाते हैं और क्या करते हैं, लकड़ी को लाना शुरू करते हैं और क्या करना शुरू कर देते हैं, रथ को बनाना फिर शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ जो आसपास के जो भी रथ को निर्माण करने वाले जो भी जनजाति के रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं, आना शुरू कर देते हैं जगदलपुर की ओर। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे हम रथ निर्माण करने का कार्य जो है सांवरा जनजाति के लोग करते हैं और रथ को सजाने का जो कार्य है भथरा जनजाति के लोग करते हैं। तो ये एग्जाम की दृष्टि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वनडे एग्जाम है तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आने का चांस बनता है, क्योंकि आजकल व्यापम भी क्या कर रहा है, पीएससी के जैसे थोड़ा सा डीप में जाके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो रथ को निर्माण करने का कार्य कौन कर रहा है, सांवरा जनजाति के लोग। मतलब सांवरा जनजाति के लोग जगदलपुर क्या करते हैं, डेरी गड़ाई के बाद आना शुरू कर देते हैं रथ बनाने के लिए, और उसके बाद फिर उस रथ को सजाने का कार्य कौन करते हैं, तो भथरा जनजाति के लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो है पहली रस्म का नाम क्या था, या पहले विधान का नाम क्या था, पाठ यात्रा पूजा विधान, और दूसरा था डेरी गड़ाई। ठीक है, तो बिल्कुल ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हम तीसरे नंबर पे देखेंगे काछीन गादी। इससे पहले हमने क्या क्या देखा, पहला देखा हमने पाठ यात्रा पूजा विधान, दूसरा हमने देखा डेरी गड़ाई, उसके बाद फिर हम देखेंगे काछीन गादी। ठीक है, ये दरअसल काछीन गादी होता क्या है, काछीन गादी जो होता है इसमें कुंवारी कन्या होती है। ठीक है, कुंवारी कन्या के ऊपर में ही क्या बोलना चाहिए, काछीन देवी आरूढ़ किया जाता है वहाँ के जो पुजारियों के द्वारा। और जब कुंवारी कन्या जब मतलब काछीन देवी जब उसमें आरूढ़ हो जाती है तो वो जो वहाँ के जो राजा होते हैं वो जो है उनके पास जाते हैं और उनसे बस्तर के दशहरे की शुरुआत करने के लिए क्या करते हैं, उनसे अर्जी देते हैं। और जैसे ही आरूढ़ हुई काछीन देवी जो रहती है, अगर उनको प्रसन्न होकर पुष्प से वर्षा करते हैं राजा के ऊपर, तो ये माना जाता है कि वो जो है क्या बोलना चाहिए, आगे जो है जो भी मतलब बस्तर के दशहरा की जो भी परंपरा होगी वो क्या होगी, निर्विघ्न रूप से संपन्न हो पाएगी।
ठीक है। तो इसीलिए काछिन गादी जो है अपने आप में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बस्तर की वास्तविक बस्तर के दशहरे की वास्तविक शुरुआत अगर हम देखें तो काछिन देवी गादी से ही शुरुआत माना जाता है। तो कैसे होता है तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम बस्तर दशहरे की वास्तविक शुरुआत काछिन गादी परंपरा से होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस काछिन गादी से तात्पर्य होता है काछिन देवी की गद्दी, ठीक है, से जो नुकीले कांटों से सजी होती है, जो काछिन देवी का आसन होता है। दरअसल होता क्या है, जो बेल के कांटे को क्या किया जाता है, एक गद्दे चारों तरफ से उसको बना के एक गद्दे के रूप में उसमें बैठाने के लिए गद्दे के रूप में क्या किया जाता है, बनाया जाता है। परंतु वो गद्दा जो है गद्दे के रूप में ना होकर नुकीले कांटों के रूप में होता है, ठीक है। और उसी में ही क्या किया जाता है, बैठाया जाता है, मतलब एक प्रकार का उनका आसन बनाया जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है। काछिन गादी से तात्पर्य होता है काछिन देवी की गद्दी से है, जो नुकीले कांटों से सजी होती है, ठीक है, जो काछिन देवी का आसन होता है। मतलब उनके आसन को नुकीले कांटों से सजा के बनाया जाता है। ये जो कांटे होते हैं बेल के कांटे होते हैं, ठीक है। और काछिन देवी को रण देवी भी कहा जाता है, ठीक, याद रखिएगा। यह कार्यक्रम जो होता है आश्विन माह मतलब कुंवार की अमावस्या को आयोजित होती है। काछिन गादी का जो कार्यक्रम जो होता है वो जो है आश्विन माह की अमावस्या को आयोजित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर इस कार्यक्रम में मिर्गान जाति के एक कुंवारी कन्या का चयन किया जाता है, ठीक है, काछिन देवी के रूप में किया जाता है। मैंने कहा कि एक कुंवारी कन्या होती है जिनके ऊपर क्या किया जाता है, काछिन देवी के रूप में उनको चयन किया जाता है और उन्हीं के ऊपर, उस कुंवारी कन्या के ऊपर काछिन को देवी को आरूढ़ किया जाता है। जैसे आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा। वह कुंवारी कन्या जो होती है काले कपड़े पहने होती है और पुजारीगण उसमें काछिन देवी को क्या करते हैं, आरूढ़ कराते हैं। जैसे इधर क्या होता है, जनरली तौर पे नवरात्रि के समय में देखते हैं किसी कुंवारी कन्या को क्या हो जाता है, देवी चढ़ता है। वैसी टाइप का यहाँ पर क्या किया जाता है, मिर्गान जाति की एक कुंवारी कन्या का चयन किया जाता है। जैसे ही चयन होता है तो उस कुंवारी कन्या को काले कपड़े पहनाया जाता है और काले कपड़े पहनाने के बाद पुजारीगण जो है उसमें काछिन देवी को आरूढ़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इस समय मोहरी, नगाड़ा और धनकुल नामक वाद्य यंत्र क्या किया जाता है, बजाया जाता है काछिन देवी जब आरूढ़ हो जाती है उस दौरान, ठीक है। जैसे ही कन्या में काछिन देवी आरूढ़ होती है, ठीक है, उसे बाहर लाकर काछिन देवी की नुकीली गद्दी में लेटाकर झूला झुलाया जाता है। मतलब ये कि पहले क्या किया जाएगा, उनको काछिन देवी को आरूढ़ जैसे ही होती है तो जो बाहर में प्रांगण में जो क्या किया जाता है, काछिन गादी बनाया जाता है नुकीले कांटों से, ठीक है। तो अंदर से बाहर लाकर क्या किया जाता है, उन पे बैठाकर उनको क्या किया जाता है, झूला झुलाया जाता है, ठीक। बस्तर का जो राजा होता है वो काछिन देवी के पास जाकर उनके सामने झुककर बस्तर दशहरे के निर्विघ्न संपन्न होने की क्या करता है, वो अर्जी करता है, ठीक है। और जब काछिन देवी प्रसन्न होकर राजा के ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं तो इसी को ही उस देवी की क्या माना जाता है, अनुमति प्राप्त होना माना जाता है, ठीक है। इसको भी मैंने अभी बताया कि जैसे ही झूलना झुलाया जाता है तो उसमें काछिन देवी जब आरूढ़ हो जाती है, झूलना झुलाया जाता है, उनको नुकीले कांटे पे बैठाया जाता है प्रांगण में लाकर। उसके बाद फिर बस्तर का जो तत्कालीन राजा होता है वहाँ का, वो राजा जो है उनके पास अर्जी लेने जाता है कि बस्तर की दशहरे की जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो निर्विघ्न क्या होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए। और जैसे ही काछिन जो आरूढ़ हुई, जो काछिन देवी रहती है और राजा के ऊपर अगर कहीं पुष्प वर्षा करते हैं तो यही माना जाता है कि उसने उन्होंने क्या कर दिया है, आशीर्वाद दे दिया है। अब मतलब उनको अनुमति दे दिया है कि बस्तर की जो परंपरा है आगे जो दशहरे की, उसको क्या किया जाए, मतलब कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये जो है काछिन देवी अपने आप में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस्तर की वास्तविक दशहरे की शुरुआत अगर कहा जाए एक नज़र से देखें तो यहीं से शुरू होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना था और आई होप आपको आज की जो क्लास है बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अधिक से अधिक लोगों में हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ लाइक करिए, ठीक। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस्तर के दशहरे का जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा उसको देखेंगे, ठीक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।